चलिए यारों, चैन से सोना है तो जाग जाओ, किसी के भी सिर पे मार के भाग जाओ। चलो लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमिक लॉ, अ वंडरफुल चैप्टर, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। पहला चैप्टर होता है हमारा कंपनी लॉ, जो पूरा हिला के रखता है हमें, क्योंकि हमें तब तक यही नहीं पता होता है एपिलेंट कौन है, रिस्पोंडेंट कौन है, केस कैसे जाता है। भैया हम तो समझते थे कि हाई कोर्ट से सीधा सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, ओके सिंगल जज होता है, डिवीजन बेंच होता है, देयर इज एन एंटायर स्टोरी टू इट। सो अब लाइटली वी हैव अंडरस्टूड द एंटायर स्टोरी कि हमें हायरार्की समझता है, रिट पिटीशन जाता है, एसएलपी जाता है, अब हमें एक ओवरव्यू कोर्ट सिस्टम का समझ में आ चुका है। यहां तक पहुंचते पहुंचते अब हमारा लाइफ बहुत आसान हो जाता है। हमें हर एक केस में बस ढूंढना होता है हमारे लिए दिया गया वो कीवर्ड, हमारे लिए दिया गया वो टेक अवे, हमारे लिए दिया गया वो लीगल इशू। बस वो चीजें अगर हमने सीख ली तो हमारे लिए सॉर्टेड हो जाता है। चलिए, देयर आर 46 केसेस, राइट? 46 है ना? यस। तो हम लोग मस्ती से इसको करेंगे 5 सेट में, 10 के 4 सेट, और आखिरी का एक 6 का सेट हो जाएगा, और पता भी नहीं चलेगा और क्लियर हो जाएगा। चलिए आ रहा हूं विद द फर्स्ट सेट, इकोनॉमिक लॉ का केस नंबर 1। मैं आपसे कुछ सवाल पूछते रहूंगा, आप बिना नोट्स में देखे देखो कि आपको उसका यस या नो का कम से कम जवाब याद है या नहीं है। पहला केस था जिसके अंदर ये था कि अगर मान लीजिए आर्बिट्रेशन क्लॉज है आपके अग्रीमेंट के अंदर, योर अग्रीमेंट हैज गॉट आर्बिट्रेशन क्लॉज, और एक पार्टी कंज्यूमर कंप्लेन फाइल करना चाहती है, तो वो कर सकती है नहीं? Yes. तो इस केस में हमने ये सीखा that complaint can be filed under Consumer Protection Act even if there is an arbitration clause. तो अगर हमारे अग्रीमेंट में arbitration clause है, फिर भी अगर एक पार्टी कंज्यूमर फोरम में जाना चाहती है तो दैट इज अलाउड, बिकॉज लॉ का मानना है कंज्यूमर फोरम इज अ वेरी सेपरेट फोरम, वो एनीवेज आपके प्रोटेक्शन के लिए बनाया हुआ है। तो आर्बिट्रेशन क्लॉज होने के बावजूद कंज्यूमर फोरम में केस फाइल किया जा सकता है। वेरी इजी। फिर हम लोग आते हैं दूसरे, कार्ल्सबर्ग। वाओ, कैन अ कॉम्पोजिट सूट बी फाइल फॉर पासिंग ऑफ एंड डिजाइन इन्फ्रिंजमेंट? क्या कॉम्पोजिट सूट, एक कॉमन सूट फाइल किया जा सकता है फॉर पासिंग ऑफ एंड डिजाइन इन्फ्रिंजमेंट? यहां पे बोला गया इफ दी evidences involved in both the suit are more or less the same, then a composite suit can be filed. यहां पर क्या हुआ था, उन लोगों ने डिजाइन कॉपी कर लिया था कार्ल्सबर्ग का, और उससे पासिंग ऑफ हो रहा था। पासिंग ऑफ याद आ रहा है ना, कि लोग कार्ल्सबर्ग समझ के उनकी सोम डिस्टिलरी की बॉटल्स खरीद रहे थे, पासिंग ऑफ। तो क्या एक ही कॉम्पोजिट सूट फाइल कर सकते हैं फॉर डिजाइन इन्फ्रिंजमेंट एज वेल एज पासिंग ऑफ? दे सेड यस, बिकॉज दोनों के अंदर जो एविडेंस इन्वॉल्व होने वाले हैं सेम। बहुत ज्यादा इजी। उसके बाद में आ गए हम लोग EL3। बहुत इजी सा केस था कि एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म में, आपसे सवाल पूछता हूं, नोट्स में देखो ही मत, नोट्स में देखो ही मत, आप डायरेक्टली आंसर मत देखो, आप खुद से यस या नो बताने की कोशिश करो। जिसमें आप यस या नो नहीं बता पा रहे हो उसके अंदर पेंसिल से मार्क कर दो कि वाला तो मुझे याद ही नहीं है। यहां पे लीगल इशू ये आया था, एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन बना के देंगे कि एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, क्या ये अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म को कोई चेक मिला था, वो चेक उन्होंने डिपॉजिट किया, चेक डिसऑनर हो गया, ये कोर्ट में केस फाइल करने गए तो उन्होंने कह दिया कि आप एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, यू कैन नॉट स्यू। सो सवाल लीगल इशू ये बनता है, क्या एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कैन स्यू फॉर डिसऑनर ऑफ चेक? यस नो? Yes. Even if it is an unregistered partnership, it can also sue for dishonorment of check, because law ये कहता है कि आपके जो statutory rights हैं वो तो आपके पास रहेंगे, उनके लिए आप केस फाइल कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त। Unregistered partnership can file a civil case in case of dishonorment of check. उसके बाद में आता है हमारा सिकाजन का केस, whether a suit under 138 of Negotiable Instrument Act based on second statutory notice is allowed. सुनो, नहीं, मैं सवाल बनाता हूं पहले अच्छे से, कि सबसे पहले क्या हुआ था कि मेरे पास एक चेक आया था, मैंने उसको बैंक में डिपॉजिट किया, वो बाउंस हो गया, वो डिसऑनर हो गया, ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार उनको नोटिस भेजा कि तुम्हारा चेक तो बाउंस हो गया, उन्होंने कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। आई हैड अ राइट टू फाइल अ केस, बट आई डिड नॉट फाइल अ केस। मैंने क्या किया, 1 महीने बाद वापस उनका दिया हुआ चेक फाइल किया बैंक में, वो वापस डिसऑनर हो गया। अब मैंने उनको बोला कि भाई ये लो नोटिस, अब तो मैं आपके अगेंस्ट केस फाइल कर ही रहा हूं। तो कोर्ट में आए, उनका आर्गुमेंट था कि ये जो सेकंड स्टैट्यूटरी नोटिस है, सेकंड कैसे, वो समझ में आया? पहली बार जब बाउंस हुआ था तब जो नोटिस दिया था फर्स्ट नोटिस, दूसरी बार बाउंस करा के जो नोटिस दिया वो सेकंड नोटिस। तो क्या सेकंड स्टैट्यूटरी नोटिस के बेस पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का केस फाइल हो सकता है या नहीं? इन दिस केस इट वाज हेल्ड कि वो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्लेंट फाइल बेस्ड ऑन सेकंड स्टैट्यूटरी नोटिस फॉर डिसऑनरमेंट ऑफ चेक इज वेरी मच अलाउड। सुपर वंडरफुल। फिर आता है EL5, यूनियन ऑफ इंडिया केस, एंटी आर्बिट्रल इंजंक्शन। अब इसके अंदर पूरी कहानी लंबी चौड़ी। Company from Mauritius had initiated the arbitration against Union of India. Indian government seek anti-arbitration injunction. Delhi High Court rejected the injunction, saying that arbitral tribunal has already been constituted. अब यहाँ बहुत लंबी चौड़ी कहानी थी। उसके अंदर हुआ ऐसा था कि एक फॉरेन आर्बिट्रेशन हुआ और वहां पे एक अवार्ड भी आ गया। अब वो यहाँ पे क्या करने वाले थे, यहाँ पर उसको लेकर आने वाले थे, और इंडियन कोर्ट में गई एक अथॉरिटी बोला कि एंटी आर्बिट्रल इंजंक्शन दे दो, कि एक इंजंक्शन दे दो कि वो आर्बिट्रेशन इनिशिएट नहीं कर पाए। इंडियन कोर्ट ने मना कर दिया। इसमें कोई स्ट्रिक्ट लीगल इशू वगैरह नहीं है, इसलिए इसकी हमने समरी लिख रखी। खैतान का केस था ये। दिस वाज EL5, जहां पे एंटी आर्बिट्रल इंजंक्शन आप लेने गए थे और कोर्ट ने एंटी आर्बिट्रल इंजंक्शन आपका रिजेक्ट कर दिया था।
EL5। फिर आता है EL6 वीर कुमार सिंह। अब यहां पे 2-3 केसेस है जिसके अंदर हमने सिमिलर चीजें पढ़ी थी। इसके अंदर 2 केसेस के अंदर सेम टेक अवे हैं, EL6 एंड EL7। मेन चीज इसके अंदर यह है कि जब भी आप किसी को चेक देते हैं उसके अंदर एक लीगली एनफोर्सेबल डेट इज प्रिज्यूम्ड। कभी भी कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि चेक देने के बाद में कि हमने चेक दिया है उसके बाद में डिसऑनर हो गया, पर आप बताओ कि चेक किस बात का दिया था। नहीं, कोई भी अगर चेक दिया जाएगा तो यह प्रिज्यूम किया जाएगा कि वहां पर लीगली एनफोर्सेबल डेट है। अगर एक व्यक्ति को प्रूव करना है कि नहीं लीगली एनफोर्सेबल डेट नहीं है तो ही विल हैव टू प्रूव अदरवाइज कि भैया मेरे सिर पे इन्होंने गन रख के और मुझसे चेक साइन करवा लिया है या कोई भी रीजन है तो वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। अदरवाइज लॉ प्रिज्यूम करता है कि कभी भी कोई चेक दिया तो उसमें लीगली एनफोर्सेबल डेट है। सेम टेक अवे थे 2 केसेस के, EL6 वीर सिंह वाले केस का और EL7 रोहित भाई जे पटेल। सर 2 केसेस का अगर सिमिलर टेक अवे तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे? एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वो एक हिंट देगा आपको दोनों में से कौन सा केस एप्लीकेबल है। फ्रेंडली लोन वगैरह से 2-3 वर्ड्स हैं वो आपको इजीली आइडेंटिफाई कर देंगे। उसके बाद में आता है EL8 भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड वर्सेस यूनाइटेड टेलीकॉम्स लिमिटेड। वेदर अ पर्सन इज हिमसेल्फ इनएलिजिबल कैन अपॉइंट समवन एल्स एज आर्बिट्रेटर, यस और नो? नो। एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट था, उसमें लिखा हुआ था कि ये ए लिमिटेड जो है, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है ए लिमिटेड बी लिमिटेड के बीच में, ए लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर विल बी अपॉइंटेड एज आर्बिट्रेटर। जब आर्बिट्रेशन की नौबत आई तो बताया कि ये तो हमने कुछ भी लिख दिया एग्रीमेंट में, ऐसा तो लॉ अलाउ ही नहीं करता है। तो फिर ए लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर बोला चलो कोई बात नहीं, मैं किसी और को अपॉइंट कर देता हूं। तो लीगल इशू बना, एक व्यक्ति जो खुद इनएलिजिबल है टू बी अपॉइंटेड एज आर्बिट्रेटर, क्या वो किसी और को अपॉइंट करने का राइट रखता है? द आंसर इज नो। इसके बाद में आता है EL9 अंजुम हुसैन वर्सेस इंटेलिसिटी बिजनेस पार्क का केस। वेदर अ क्लास एक्शन सूट कैन बी फाइल्ड बाय परचेजर ऑफ फ्लैट और ऑफिसेज अगेंस्ट द बिल्डर फॉर डिले इन डिलीवरी। क्या डिले इन डिलीवरी के लिए क्लास एक्शन सूट फाइल किया जा सकता है? द आंसर इज यस। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ क्लास एक्शन सूट कैन बी फाइल्ड बाय परचेजर अगेंस्ट द बिल्डर। क्या आप मस्ती में फाइल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और इस सेट का आखिरी केस आता है EL10 के अंदर। वेदर द इंफॉर्मेशन अबाउट वायलेशन बाय वेरियस बैंक asked from RBI is covered under RTI and can be asked। क्या हम ये मांग सकते हैं RBI से कि बैंक्स ने पिछले 1 साल में कितनी बार डिफॉल्ट किए हैं, उनकी रिपोर्ट दो। RBI मना कर रहा था कि नहीं ये सारे तो मुझे मिले फिड्यूशरी कैपेसिटी में। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आप RTI से RBI से इंफॉर्मेशन मांग सकते हो। RBI इज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और उसको फिड्यूशरी कैपेसिटी में ये सब इंफॉर्मेशन नहीं मिले, उसको ये अपनी स्टैट्यूटरी कैपेसिटी में ये सब इंफॉर्मेशन मिले हैं। तो स्ट्रिक्ट लीगल इशू, क्या RTI से हम RTI के अंतर्गत हम RBI से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं अबाउट डिफॉल्ट्स बाय बैंक? द आंसर इज यस, हम मांग सकते हैं। और ये हो गया पहला 10 का सेट। अरे इकोनॉमिक लॉ इतना इजी कि आप गलती कर ही नहीं सकते। आप कोशिश करोगे गलती करने का तो भी गलती नहीं होगा। बिना बुक ओपन करे यू शुड बी एबल टू रीच टू द कंक्लूजन, फिर आंसर लिखने के लिए ओपन कर देंगे वो। इट्स सो डैम इजी। विदाउट एनी ब्रेक लेट्स डू द नेक्स्ट सेट आल्सो। EL11 का केस आता है गौतम कुंदू वर्सेस मनोज कुमार असिस्टेंट डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट सुप्रीम कोर्ट। यहां पे क्या था? If any person has allegedly committed offense under PMLA, provision under PMLA will be followed or CRPC for granting bail। कि जब भी किसी व्यक्ति ने PMLA का ऑफेंस किया है तो बेल के लिए CRPC के प्रोविजन फॉलो करेंगे या PMLA के? तो लॉ ने कहा कि भैया जी ऐसा नहीं होता है। जब भी आप बेल के प्रोविजन में आते हैं तो स्केलेटन जो सेक्शंस हैं वो CRPC के कोट किए जाते हैं, लेकिन प्रोसीजर PMLA का फॉलो किया जाता है। एंड दिस केस ऑल्सो CRPC के अंदर भले एप्लीकेशन दिख रही है आपको, लेकिन PMLA का पूरा प्रोविजन फॉलो किया गया था। यहां पे अगर आपको याद दिलाऊं तो केस क्या हुआ था? केस ऐसा हुआ था कि उन्होंने PMLA के अंदर वायलेशन था, बेल गई CRPC के अंदर और बेल नहीं मिली। तो अब ये आके बोल रहे हैं ऐसा कि PMLA फॉलो होना चाहिए था, इन्होंने तो CRPC फॉलो कर लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला ऐसा नहीं होता है। आपने PMLA के किसी ऑफेंस को भी किया है, बेल आती है अंडर सेक्शन ऑफ CRPC ओनली, लेकिन प्रोसीजर ऑफ PMLA इज कंप्लीटली फॉलोड। और इस केस में भी हमने PMLA के प्रोसीजर को पूरा फॉलो किया है। ठीक है, आपको रीड करूं। इवन इफ एप्लीकेशन मेड अंडर CRPC, स्टिल PMLA टू बी फॉलोड। इन दिस केस हाई कोर्ट करेक्टली फॉलोड द प्रोसीजर अंडर PMLA एंड रिजेक्टेड द बेल ऑन मेरिट्स। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट। तो भैया दोनों को फॉलो किया बहुत अच्छे से। फिर आता है EL12 कोटक महिंद्रा बैंक वर्सेस अनुज कुमार त्यागी। बहुत ही बढ़िया सा केस था, टाटा इंडिका का केस है। आते हैं यहां पे, whether the limitation period to file any suit for EMI default will start from the first defaulted EMI or the last defaulted EMI। याद आ रहा है क्या? ये कुछ ऐसी चीजें जीवन में भूल ही नहीं सकते हम कि भाई साहब के लिमिटेशन पीरियड हमारी पहली डिफॉल्टेड EMI से होगा या हम किसी भी डिफॉल्टेड EMI इवन द लास्ट डिफॉल्टेड EMI को भी कंसीडर कर सकते हैं। इन्होंने कह दिया लास्ट डिफॉल्टेड EMI कि जो आपकी लेटेस्ट लास्ट डिफॉल्टेड EMI हुई है यहां से 3 साल माना जाएगा। तो मान लेते हैं एक व्यक्ति है, उसका EMI है 3 साल का, उसने एक भी EMI पे ही नहीं किया, अब 3 साल कंप्लीट हो गए, यहां से भी 3 इयर्स का लिमिटेशन पीरियड रहेगा। लास्ट डिफॉल्टेड EMI से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होता है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल कमेंस फ्रॉम द लास्ट डिफॉल्टेड EMI। वेरी इंपॉर्टेंट केस।
फिर आता है EL13 महानिवेश ऑयल्स एंड फूड्स का। इसके अंदर क्या होता, whether proceeding under PMLA could lie in respect of assets acquired before the act was enforced। क्या पुराने acquired asset के ऊपर PMLA अप्लाई करेगा क्या? आंसर yes or no। इन्होंने कह दिया proceedings can not be initiated under PMLA if the assets were acquired prior to PMLA enforcement। कि भैया जिस दिन लॉ बना उसके पहले जो मैंने एक्ट कर दिए उसके ऊपर पीएमएलए अप्लाई नहीं कर सकता है। इसका एग्जांपल वही समझना है हमें। पहली चीज, क्या पीएमएलए का वो प्रोविजन रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा? नहीं, प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा। एक रोड है, उस पर मैं रोज चल रहा हूं, सडनली गवर्नमेंट कह देती है कि ये वन वे है, तो मैं उसके बाद से उस रोड पे नहीं चल सकता। मैं पिछले 1 महीने से जो आ रहा हूं उसको वो ऑफेंस बोल नहीं सकते। तो पीएमएलए इन्फोर्स हुआ, उसके पहले अगर कोई एसेट्स एक्वायर कर लिए थे जो पीएमएलए के हिसाब से अलाउड नहीं है तो पीएमएलए में कवर्ड नहीं होंगे, ऑफेंस नहीं माना जाएगा। EL13 फिर आता है EL14 संदीप गुप्ता वर्सेस पंजाब नेशनल बैंक। Whether a writ petition can be filed when a suit is pending on the same subject matter। कि एक सूट सेम सब्जेक्ट मैटर पेंडिंग है और अब हम रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं, तो कल कर सकते हैं क्या? द आंसर इज अ क्लियर नो, कि अगर आपका कोई भी ऑल्टरनेटिव रिकोर्स बाकी है तो आप रिट पिटिशन फाइल नहीं कर सकते। नो रिट पिटिशन कैन नॉट बी फाइल while the same suit is pending in other court। EL16 Today Hotels Private Limited versus Intecture India Designs Limited। Whether an appeal would lie from an order passed under Section 8 of the Act allowing or refusing to allow an application of Section 8 of the Act। ये थोड़ा सा आपको पसंद नहीं है कि ऐसा जजमेंट है, बट हाँ कि अगर Section 8 के अंदर कोई ऑर्डर आता है उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो Section 34 के अंदर, ये तो वैलिड है। लेकिन Section 8 में एप्लीकेशन आया, हमने उस एप्लीकेशन को ही रिजेक्ट कर दिया है, तो क्या इसके अगेंस्ट अपील जा सकती है 34 में? इन दिस केस इट वाज हेल्ड कि अपील नहीं जा सकती। उसके बाद में आता है लक्ष्मी चंद। Whether insurance company can reject the insurance claim on the ground that the vehicle was overloaded, yes or no? Yes, no। Vehicle overloaded है, इस ग्राउंड पे आपकी इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट नहीं हो सकता। इसको आप पैसेंजर व्हीकल पे भी अप्लाई कर सकते हो, इसको आप गुड्स व्हीकल पे भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर ऐसा भी अप्लाई कर सकते हो कि टेम्पो है या फिर एक बस है जिसमें 40 की कैपेसिटी है, हमने 43 लोगों को बिठा रखा है। एक टेम्पो है जिसमें आगे सिर्फ 2 लोगों को अलाउड है, हमने 3 लोगों को बिठा रखा है। क्या इन ग्राउंड्स पे हमारा क्लेम रिजेक्ट हो सकता है क्या? द आंसर इज नो, कि इंश्योरेंस कंपनी ओवरलोड होने के ग्राउंड पे आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती। चलिए उसके बाद में आता है 7 इंडियन मशीनरी कंपनी वर्सेस अंचल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। वेदर अ सेकंड कंप्लेंट विल बी एक्सेप्टेड बाय कंज्यूमर फोरम ऑन द सेम इश्यू। अब इस केस में क्या होता है, इसके हमें मेरिट्स में जाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसके अंदर क्या हुआ था कि हमने सबसे पहले कंप्लेन फाइल किया, उस कंप्लेन को उन्होंने मेरिट्स पे रिजेक्ट नहीं किया, उस कंप्लेन को उन्होंने डिफॉल्ट के कारण रिजेक्ट किया। मेरिट्स पे रिजेक्ट करते तो मैं वापस केस फाइल नहीं कर सकता था, लेकिन उन्होंने कंप्लेन रिजेक्ट किया किस पे? डिफॉल्ट के कारण। मतलब फाइलिंग में डिफॉल्ट था, टाइमिंग में नहीं, मेरा फॉर्म कंप्लीट नहीं था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मैंने उस पूरा कंप्लीट करके लाया और वापस लाया तो उन्होंने कह दिया कि सेम सब्जेक्ट मैटर पे आप सेकंड टाइम में एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। अरे ये क्या बात हुआ? अगर हमारा फर्स्ट कंप्लेन रिजेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट, तो हम सेकंड कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। सेकंड कंप्लेन इज अलाउड इफ द फर्स्ट कंप्लेन वाज रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट ऑफ एप्लेंट एंड नॉट ऑन मेरिट्स। मेरिट्स पे रिजेक्ट हो गया तो वापस नहीं आ सकते। EL18 इट्स एन बल्क एसोसिएट वर्सेस आशापुरा मनकेम। Whether appeal under section 34 of the act can be filed against a foreign award। जाने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली नॉट। फॉरेन अवार्ड के अगेंस्ट आप 34 के अंदर अपील लेके नहीं जा सकते। मुझे बताओ, फॉरेन अवार्ड आया है, मुझे इन्फोर्समेंट के लिए इंडिया में आना है, मैं आ सकता हूं क्या? यस, इन्फोर्समेंट के लिए आ सकते हो, लेकिन आप फॉरेन अवार्ड के अगेंस्ट अपील लेके इंडियन कोर्ट में आ नहीं सकते हो। बहुत जबरदस्त। इसके बाद में आता है EL19 रोटोमैक का केस। इस केस के अंदर भी हमने समरी पढ़ी है कि इस केस के अंदर एक्चुअली क्या हुआ था, क्योंकि इस केस के अंदर कुछ ऐसा लीगल इशू है ही नहीं। एक व्यक्ति ने एडवांस लाइसेंस कहते हुए कुछ चीजों को इंपोर्ट कर लिया। अ पर्सन इंपोर्टेड गुड्स बेस्ड ऑन एडवांस लाइसेंस विद द कंडीशन टू एक्सपोर्ट विद इन 18 मंथ्स। कि मैंने इंपोर्ट किया है, अब मैं इसको 18 मंथ्स के अंदर एक्सपोर्ट कर दूंगा। एडवांस लाइसेंस का मतलब, आप में जितने बच्चे कस्टम्स पढ़ रहे हैं, एडवांस लाइसेंस का मतलब ये हो गया मैंने कह दिया कि मुझसे इंपोर्ट ड्यूटी मत लो, क्योंकि मैं एनीवेज इट्स गुड्स को क्या करने वाला हूं? एक्सपोर्ट करने वाला हूं ना, तो इंपोर्ट ड्यूटी मुझ पे मत लो। तो लॉ ने कह दिया ठीक है, आपसे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं ले रहे, बस आप 18 मंथ्स के अंदर इन गुड्स को वापस क्या कर देना? एक्सपोर्ट। सर कोई भी गुड्स को लेके वापस एक्सपोर्ट क्यों करते हैं? असेंबली, स्पेयर पार्ट लिए फाइनल गुड्स बेचेंगे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो हमने रॉ मटेरियल इंपोर्ट कराया, उसको वापस एक्सपोर्ट करने वाले फिनिश्ड गुड्स के साथ में, यहां पे हमें उस पे इंपोर्ट ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि हम टाइमली क्या कर दें? एक्सपोर्ट।
he was unable to produce the documents to prove the export of goods, hence penalty was imposed. तो इस व्यक्ति ने import किया ये बोल के कि मैं 18 months में export कर दूंगा, फिर वो export कर ही नहीं पाया या फिर he was not able to prove कि उसने export कर दिए, तो इस केस में उसके ऊपर penalty impose की गई. Normal story. और लास्ट केस इस सेट का ग्रीव्स कॉर्डन का केस, whether application of section 8 can be filed after making an application for extension to file written statement. याद आ गया क्या? हमारे बीच में आर्बिट्रेशन क्लॉज था, फिर भी सामने वाले ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया. अब जैसे ही कोई व्यक्ति ने कोर्ट में केस फाइल किया डिस्पाइट ऑफ हैविंग आर्बिट्रेशन क्लॉज, अंडर सेक्शन 8 का हम एप्लीकेशन देके उसको खींच के आर्बिट्रेशन के ला सकते हैं. लेकिन अगर मैंने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दिया है तो फिर मैं आर्बिट्रेशन को वेव ऑफ करता हूं, फिर मैं आर्बिट्रेशन के लिए नहीं आ सकता, फिर हम कोर्ट में ही लड़ेंगे. ये तो सबको याद है. इस केस में इस व्यक्ति ने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं किया था, इसने फाइल किया था एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम टू फाइल रिटर्न स्टेटमेंट. तो लीगल इशू बना कि एक व्यक्ति ने अगर एप्लीकेशन फाइल किया फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम टू फाइल रिटर्न स्टेटमेंट, तो क्या उस व्यक्ति को, एक व्यक्ति जिसने एप्लीकेशन टू फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम टू फाइल रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया है, तो क्या बाद में सेक्शन 8 एप्लीकेशन फाइल कर सकता है या नहीं? इन दिस केस इट वाज हेल्ड कि वो कर सकता है. एकदम मस्ती से. चलिए गुड, 20 तक हम लोग पहुंच चुके हैं. आप लोगों को कैसे समझना है, दो चीजें बहुत बारी. एक चीज, जब आप इसकी अभ्यास शीट सॉल्व करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस केस को आप अकेले बैठ के एनालाइज करते हैं, तो वहां पे वो केस और अच्छे से दिल में बैठ जाता है. क्लास में एक बार समझ लिया, अभ्यास शीट एक बार कर ली, उसके बाद अगर कोई भी केस सामने आएगा तो आप उसको 100% टॉप नॉच तरीके से कर पाओगे. फिर भी अगर कभी होता है कि रिवीजन का टाइम पे यार ये तो केस मुझे याद नहीं आ रहा था, ये केस, तो उसको 100% मार्क करके रखो, तो समझ में आएगा कि 46 केसेस में से ये 6 केसेस हैं जो मुझे याद नहीं आ रहे थे. देन यू जस्ट हैव टू गिव योर टाइम फॉर दोस 6 केसेस, अदरवाइज पूरा बैठ के पढ़ना पड़ेगा. क्लियर? तो एक पेंसिल हाथ में रखना, पेन हाथ में रखना, जो आपको यार ये सर आपने बोला मेरे को याद नहीं आ रहा था, तो उसको मार्क करके रख लेने का. चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वी आर डन विद 20 केसेस. लेट्स गो अहेड एंड कंप्लीट रिमेनिंग 20 केसेस. EL 21 कौन सा केस है? थॉडवर्क्स इनकॉर्पोरेशन. याद आ रहा है ना क्या हुआ था इसमें? यस. अब इस केस के अंदर भी कोई बहुत स्ट्रिक्ट लीगल इशू तो नहीं था, लेकिन इसकी हमने समरी बना ली थी. हाई कोर्ट ऑर्डर द रिस्पोंडेंट टू नॉट टू यूज द डोमेन नेम विच इज अ कॉइन्ड वर्ड, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एंड हैज बीन इन यूज सिंस 1993. तो हुआ ये था कि एक ऐसी एंटिटी थी जिसने रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ले रखा है, और वो भी कॉइन्ड वर्ड का, थॉटवर्क का, और वो यूज कर रहे हैं 1993 से. इनका किसी और ने डोमेन नेम ले लिया है और ये केस कोर्ट तक गया. कोर्ट ने बोला कि सुनो, डोमेन नेम उन्होंने खरीदा है लेकिन वो यूज नहीं कर सकते, तो कोर्ट ने कह दिया यू कैन नॉट यूज दिस कॉइन्ड वर्ड, इसका डोमेन नेम आप यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये किसी और का ट्रेडमार्क है. उसका वही मतलब हुआ, आज मान लीजिए आपका मन में आया और आपने चितले बंधु का वेबसाइट खरीद लिया, चितलेबंधु.in, ये आप खरीद के बैठे हैं, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे. खरीद तो सकते हैं क्योंकि अभी तक कोई लॉफुल उस पर बैरियर ही नहीं है, आपने खरीद लिया, लेकिन आप यूज करने जाओगे, चितलेबंधु कोर्ट में जा सकता है, इस केस का रेफरेंस देगा कि हमारा वर्ड है, चितलेबंधु मान लेते हैं कॉइन्ड वर्ड है, उन्होंने कह दिया कि हमारा वर्ड है, हमारे पास ट्रेडमार्क भी हम इतने सालों से यूज कर रहे हैं, आप इसको यूज नहीं कर सकते. नाउ यू हैव अ राइट टू कीप दैट डोमेन नेम विद योरसेल्फ. दे कैन नॉट टेक इट फ्रॉम यू बिकॉज यू परचेज्ड इट. हाँ, बट यू कैन सेल दिस कॉइन्ड वर्ड टू देम और यू कैन नॉट यूज इट. बट कोर्ट आपको उसको यूज करने से रोकने की ताकत रखता है. एम आई कम्युनिकेटिंग क्लियरली? आप किसी का भी डोमेन नेम खरीद के बैठ गए, वो कोर्ट में जाके आपको उस डोमेन नेम को यूज करने से रोक सकता है. तो सर खरीदने का क्या फायदा? अब आप नहीं यूज कर सकते, पर वो भी तो यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि एक डोमेन नेम तो एक ही के पास होता है ना. अरे आपको समझ आए, एड्रेस जैसा है. ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके पास चितलेबंधु.com है, उसके पास भी चितलेबंधु.com है. हो ही नहीं सकता है. हर एक अल्फाबेट की इंपॉर्टेंस है वहां पे. तो आपने अगर चितलेबंधु.com ले रखा है, इसका मतलब है कल को उस व्यक्ति को आपसे खरीदना ही पड़ेगा, उसके पास कोई चॉइस ही नहीं होगी. अभी गेटिंग अ फेयर आइडिया. ऐसा है, बहुत जबरदस्त. इवन फिजिक्स वाला के अंदर भी ऐसी कुछ स्टोरी है कि उस व्यक्ति को एग्जैक्टली स्पेलिंग का मिल नहीं रहा था डोमेन नेम, तो फिर उसने वाल्लाह की स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है और वो वाली उसने ले ली बिकॉज उसको वो वाला डोमेन नेम मिल रहा था. तो दैट इज हाउ इट फंक्शंस कि आपका डोमेन नेम कोई भी व्यक्ति दुनिया में लेके रख सकता है, आप उसको रोक ही नहीं सकते. हाँ, कल को आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, आप पहले से यूज कर रहे हो, तो आप उसको बोल सकते हो भाई तू भी यूज नहीं करेगा. अभी क्लियर? चल, इसके बाद में आते हैं हम लोग अगले केस के ऊपर. EL 22 फैल्कन प्रोग्रेस. इसके अंदर लेटर ऑफ क्रेडिट को लेकर झगड़ा हुआ था. यहां पर बहुत अच्छा सा एक लीगल इश्यू यहां पे बना था, समझना बहुत अच्छे से. 2-3 मेजर पॉइंट है, बट एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल इश्यू बना था. आज अगर, फोकस वेरी केयरफुली, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप उसका आंसर देना. आज अगर हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट को वॉयलेट कर दिया, आपने किसी कारण से कॉन्ट्रैक्ट को वॉयलेट कर दिया है, मैं आपके अगेंस्ट केस फाइल कर रहा हूं फॉर डैमेजेस, कि मुझे डैमेजेस दो. अब जब मैं डैमेजेस के लिए केस फाइल कर रहा हूं, आई एम आस्किंग फॉर द डिफरेंस बिटवीन
मार्केट प्राइस एंड द अग्रीड प्राइस। आपने अग्री किया था कि आप मुझे वो आर्टिकल देने वाले हो एट 250 रुपीज पर आर्टिकल, उसके 1 लाख आर्टिकल देने वाले थे आप मुझे। अब आपने वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है, मैं मार्केट में लेने जाऊंगा तो मुझे 400 में मिल रहा है, तो मुझे जो चीज कॉन्ट्रैक्ट के तहत 250 में मिलने वाली थी आप नहीं दे पाए, मुझे मार्केट से 400 में लेना पड़ेगा। 150 के डैमेजेस में क्लेम कर रहा हूं। क्या मुझे मार्केट प्राइस पे खरीदना जरूरी है क्या? नहीं। दैट इज द लीगल इशू ऑल अबाउट कि जब भी हम डैमेजेस के लिए क्लेम करते हैं तो वेदर अ पर्सन इज एक्चुअली बाइंग इट एट द मार्केट प्राइस और नॉट, दैट इज अ कंप्लीटली इररिलेवेंट फैक्टर। वो इररिलेवेंट है कि उसने मार्केट प्राइस से खरीदा नहीं खरीदा, उसको फिर भी डैमेजेस क्लेम करने का राइट है। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? चलिए, इसके बाद में आता है EL23 कॉस्मोफेरेटिस का केस। वेदर अ क्लॉज फॉर इंटरेस्ट इफ देयर इज इन द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कैन द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल रिजेक्ट द क्लेम फॉर इंटरेस्ट? यस नो? नो। Everything written in the arbitration agreement has to be read very strictly. अगर arbitration agreement में लिखा है कि interest pay होगा, then interest pay होगा. Even arbitrator, even arbitral tribunal cannot reject interest. तो अगर arbitration act के अंदर interest की बात बोली गई है तो interest pay होगा, arbitral tribunal भी उसको reject नहीं कर सकता. Interest has to be awarded if the agreement expressly provides for interest. फिर आता है दिल्ली मेट्रो का केस। Whether interim order can be passed by High Court where the proceedings have been completed by arbitral tribunal. Arbitral tribunal ने proceeding खत्म कर चुके, उसके बाद में वो जा रहे थे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट पहले से एक इंटरिम ऑर्डर पास करना चाह रहा है, आपको याद दिलाता हूं, 60 करोड़ दो इनको और साथ में बैंक गारंटी दो इनको, ये वाला इशू आ रहा था। तो कह रहे थे, एक सवाल यहां पे लीगल इशू उठा कि जब एक केस पूरा कंप्लीट हो चुका है, आर्बिट्रल अवार्ड आ चुका है, उसके बाद में इंटरिम ऑर्डर आ सकता है क्या? और वहां पर एक लाइन उन्होंने बताई थी कि इंटरिम ऑर्डर कैन बी पास्ड ड्यूरिंग द आर्बिट्रेशन, पेंडिंग द आर्बिट्रेशन, इवन आफ्टर द आर्बिट्रेशन। तो क्या आर्बिट्रल ऑर्डर आने के बाद में भी हाई कोर्ट इंटरिम ऑर्डर पास कर सकता है? द आंसर इज यस, हाई कोर्ट इंटरिम ऑर्डर पास कर सकता है। चल, एक और चीज नहीं, कुछ भी नहीं, चलो ठीक है। उसके बाद में आता है एसआर प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड वर्सेस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, वेदर बैंक गारंटी कैन बी एनकैश ड्यूरिंग द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के दौरान बैंक गारंटी एनकैश हो सकती है क्या? यस, बैंक गारंटी हमेशा इनकैश हो जाएगी, कोर्ट उसके अंदर इंटरफेयर करने वाला नहीं है। बैंक गारंटी कैन बी इनकैश ड्यूरिंग एन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। क्या आर्बिट्रेशन चल रही है उस दौरान भी बैंक गारंटी तो इनकैश की जा सकती है, उसको नहीं रोकते। देयर इज EL26 अनंतेश भक्ता वर्सेस नैना भक्ता। वेदर आर्बिट्रेशन क्लॉज इन एन अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप एंड विल बी कंसिडर्ड अ वैलिड आर्बिट्रेशन क्लॉज। अगर एक पार्टनरशिप अनरजिस्टर्ड है तो उसके अंदर का आर्बिट्रेशन क्लॉज क्या वैलिड आर्बिट्रेशन क्लॉज होगा क्या? दे हैव सेड यस, वैलिड आर्बिट्रेशन क्लॉज रहेगा। अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप का पहले भी एक केस आ चुका है, याद आ रहा है? शुरू के केसेस में था कि अगर आपकी अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप है और चेक डिसऑनर हो गया है तो केस फाइल कर सकते हैं, कर सकते हैं। अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप है और आपकी पार्टनरशिप डीड के अंदर आर्बिट्रेशन किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसमें आर्बिट्रेशन रेफर किया है तो आर्बिट्रेशन को रेफर कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो दोनों चीजों में अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप को रोका नहीं गया। फिर आता है हमारा 27 न्यूजेन स्पेशलिटी, वेदर अ पार्टी हु चूज नॉट टू अपीयर ड्यूरिंग आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कैन रेज फ्रेश प्ली और आर्ग्यूमेंट डायरेक्टली बिफोर हाई कोर्ट। कर सकता है क्या? याद करो क्वेश्चन क्या है कि जब आर्बिट्रेशन चल रहा है तब तो व्यक्ति प्रेजेंट ही नहीं हुआ, आया ही नहीं कि देखेंगे। जब हाई कोर्ट में केस गया 34 में, अब वो व्यक्ति आ रहा है प्रेजेंट करने के लिए केस, तो क्या उसको नई प्ली जो उसने पहले रेज नहीं की वो यहां पे रेज करने देंगे क्या? द आंसर इज नो। लॉ इज वेरी क्लियर, अदरवाइज तो कोई आर्बिट्रेशन को सीरियसली लेगा ही नहीं ना। वो आर्बिट्रेशन में चलो जो करना है कर लो, ऑर्डर आने तो फिर हम अपील में देखेंगे। तो आपने जो प्ली, जो इशू, जो कंटेंशन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में रेज नहीं किए, वो सीधे आप 34 के अंदर रेज नहीं कर सकते। If a party chose not to appear in the arbitration proceeding, they cannot raise any new plea or issue in appeal under section 34. Life is easy. फिर आता है कंचन उद्योग वर्सेस यूनाइटेड स्पिरिट। इसमें बहुत सारे झगड़े हुए थे, बट याद करो ये केस तो आपको वैसे ही याद रहेगा। कंचन उद्योग, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यहां पे देखना कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि यूनाइटेड स्पिरिट्स देगा एसेंस और कंसल्टेशन, कंचन उद्योग उससे बनाएगा एक नॉन एल्कोहलिक बेवरेज और उसको सेल करेगा। बिल्कुल ठीक है। इस बीच यूनाइटेड स्पिरिट्स ने अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कैंसिल, तो कंचन उद्योग उनसे डैमेजेस मांगने लग गए और ये केस गया है सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे हेल्ड किया, जब वो फैक्ट्स में डिटेल में गया तब पता चला कि सारे फैक्ट्स को पढ़ा तो कि यहां पर यूनाइटेड स्पिरिट्स ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है, पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है आफ्टर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय कंचन उद्योग। कि कंचन उद्योग ने पहले कह दिया था कि हम तो पैसे दे नहीं पाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू पे द मनी, और आपका जो ये कंसल्टेशन फीस है वो तो हमारा पूरा वेव ही कर दो और पैसों को हम 5 साल बाद
इस प्रकार से दे पाएंगे। तो ब्रीच हुआ है पहले कंचन उद्योग की तरफ से, इस कारण से यूनाइटेड स्पिरिट्स ने कॉन्ट्रैक्ट को कर दिया है कैंसिल। तो जब ए पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया और बी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिए तो वहां पे डैमेजेस की बात आती नहीं है। ए कैन नॉट क्लेम डैमेजेस फ्रॉम बी। तो इसमें इवेंचुअली इट वाज हेल्ड कि कोई भी डैमेजेस पे करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे तो गजब हो जाएगा ना, आज अपन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फिर हम बोलेंगे कि हम पैसे तो नहीं देंगे पर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करो, नहीं तो डैमेजेस लगाएंगे। हाउ इज दैट फेयर? आप अगर पे कर ही नहीं रहे हो तो सामने वाले के पास में कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का राइट आ जाता है। एंड इट्स बेसिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इफ अ पार्टी ब्रीचेस द कॉन्ट्रैक्ट, द अदर पार्टी गेट्स अ राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक ने ब्रीच किया अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट के कोई भी टर्म को, दूसरी पार्टी डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। फर्दर वी कैन से यहां पे तो यूनाइटेड स्पिरिट्स चाहे तो क्लेम कर सकती है डैमेजेस, क्योंकि उन्होंने ब्रीच किया, लेकिन कंचन उद्योग तो डैमेजेस क्लेम कर ही नहीं सकती। दैट इज द स्टोरी कंचन उद्योग की 28। फिर आता 29 मेसर्स ड्यूरो फेल्गेरा वर्सेस गंगावरम पोर्ट लिमिटेड। इफ देयर आर म्यूचुअल अग्रीमेंट्स, दो लोगों के बीच में बहुत सारे डिफरेंट म्यूचुअल अग्रीमेंट्स हैं और उसके लिए हर एक के लिए डिफरेंट आर्बिट्रेटर, हर एक के लिए डिफरेंट अग्रीमेंट आपने एंटर किया है, तो अगर डिस्प्यूट्स हुए तो हर एक के लिए क्या अलग अलग आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा क्या? यस, इट वॉज हेल्ड हियर कि भले कॉमन पार्टीज हैं लेकिन अलग अलग अग्रीमेंट हुआ है तो हर एक आर्बिट्रेशन के लिए अलग अलग आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा। EL 29। उसके बाद में आता है EL 30 हिमांगनी एंटरप्राइजेस वर्सेस कमलजीत सिंह। वेदर eviction and recovery related matters in a lease deed are arbitrable or non-arbitrable? Yes or no? They are non-arbitrable. There are various issues which are non-arbitrable. उसमें से एक आते हैं eviction related matters, क्योंकि उसके अंदर हर एक स्टेट के अंदर टेनेंट को सेपरेट प्रोटेक्शन दे रखा है। तो चूंकि हर एक स्टेट में टेनेंसी के लॉज अलग अलग हैं तो यहां पे आप आर्बिट्रेशन नहीं कर सकते। eviction related matters are non-arbitrable. उसके बाद में आते हैं हम सेकेंड लास्ट सेट के ऊपर EL 31 Inox Wind Limited versus Thermo Cables. Whether arbitration clause in the standard terms and condition, केस याद आ गया? आपने अगर स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर आर्बिट्रेशन का रेफरेंस दे रखा है और फिर आपने अगर नॉर्मल अग्रीमेंट के अंदर आर्बिट्रेशन के स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन का रेफरेंस दे रखा है और स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर आर्बिट्रेशन का रेफरेंस दे रखा है, तो क्या ये वैलिड आर्बिट्रेशन है क्या? द आंसर इज यस। अगर आपने स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर भी आर्बिट्रेशन के बारे में लिख रखा है, दैट इज आल्सो वैलिड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। फिर आता है EL 32 इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड वर्सेस मेसर्स भद्रा प्रोडक्ट्स। वेदर इंटरिम अवार्ड गिवन बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कैन बी चैलेंज्ड अंडर सेक्शन 34 और ओनली अ फाइनल अवार्ड कैन बी चैलेंज। याद आ रहा है यहां पे कोर्ट ने बहुत ज्यादा ज्ञान भी दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। सबसे पहला सवाल है क्या इंटरिम ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है क्या? लीगल इशू? द आंसर इज यस। एक इंटरिम ऑर्डर को भी चैलेंज किया जा सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे एंड में अपना ज्ञान दिया जिससे मैं पर्सनली एग्री नहीं होता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तो लीगल पोजीशन यही है दैट एक इंटरिम ऑर्डर कैन इंडिपेंडेंटली बी चैलेंज्ड इन द हायर कोर्ट, इन द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सजेशन है फ्यूचर में आप क्या करो, ये पीसमील ऑर्डर को चैलेंज करने का प्रोसीजर हटा दो और पूरा ऑर्डर होगा तब फाइनल ऑर्डर ही चैलेंज होगा। ऐसा लॉ में अमेंडमेंट आ जाना चाहिए, बट आई डोंट अग्री टू इट नॉर द लेजिस्लेटर अग्री टू इट। तो अभी भी लॉ की पोजीशन यही है कि जब एक केस चल रहा है तब इंटरिम ऑर्डर है अगर, तो उसको भी आप सेपरेटली चैलेंज तुरंत कर सकते हो। उसके बाद में आता है टोयोटा प्रायस। याद आ रहा है हमारा इन्फॉर्मेशन दिया था कि तीन चीजें हैं, टोयोटा इनोवा और प्रायस, इनको लेके झगड़ा चल रहा था। कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि टोयोटा इनोवा ये तो टोयोटा कंपनी यूज करेगी, लेकिन टोयोटा वाज अनेबल टू प्रूव इट्स प्रेजेंस, its name in the Indian jurisdiction and hence Prius Auto was allowed to use the word Prius. बहुत ही भारी। रॉयल ऑर्किड वर्सेस कामत होटल, बहुत जबरदस्त केस है ये भी। इस केस के अंदर जो छोटा सा इशू है, वैसे तो स्टोरी है पूरी पर एक छोटा सा इशू ऐसा है कि इन्होंने कोशिश की ये कहने की कि होटल कैटेगरी है, इसमें हमारा और उनका जो ट्रेडमार्क है वो सिमिलर है, लेकिन फिर भी आप क्या करो, वो भी उसको यूज कर रहे हैं बट हमें इसके लिए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क दे दो बिकॉज आर टाइप ऑफ कस्टमर इज एंटायरली डिफरेंट। तो उनका पूरा आर्ग्यूमेंट का बेस ये था कि हमारा सिमिलर ट्रेडमार्क है, अरे लेकिन वो ढाबा स्टाइल है, कामत होटल है और हम लोग रॉयल ऑर्चिड है, वी ऑफर फाइन डाइनिंग, तो हमारा क्लास ऑफ कस्टमर एकदम अलग है, तो सेम टाइप के ट्रेडमार्क दोनों यूज कर सकते हैं, हमें आप रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क दे दो। लेकिन यहां पे कोर्ट ने उनको रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नहीं दिया। इट वॉज हेल्ड कि ये कोई ग्राउंड नहीं है कि हमारे क्लास ऑफ कस्टमर इज डिफरेंट इसलिए आप दे दो, बिकॉज लॉजिकली कंफ्यूजन तो हो ही जाएगा ना। आज की तारीख में एवरी ब्रांड कम्स अप विद एन इकोनॉमिकल ऑप्शन एंड अ लग्जरी ऑप्शन।
तो उसके अंदर आप ये नहीं कह सकते हो कि अगर क्लास ऑफ कस्टमर अलग है तो दोनों को मिल सकता है, दोनों लोग यूज कर लेंगे, नहीं कर सकते। प्रोडक्ट अलग है तो दोनों यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर रेस्टोरेंट बिजनेस का झगड़ा चल रहा है तो वो नहीं मिला आपको, लेकिन आपका होटल बिजनेस जो है उसके लिए आपको मिल गया ट्रेडमार्क, राइट। चलो, इसके बाद में आता है EL35 सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड वर्सेस अब्दुल समाद। यहां पर झगड़ा क्या था? दो ऑप्शन है, फोकस करना। एक आर्बिट्रल अवार्ड आया, वेदर आई कैन डायरेक्टली फाइल इट इन द स्टेट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन और फर्स्ट आई हैव टू फाइल इट इन माई स्टेट जहां पे आर्बिट्रेशन हुआ है, देन आई हैव टू ऑब्टेन डिक्री एंड ट्रांसफर इट टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। मैं डायरेक्टली उसको प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन में फाइल कर सकता हूं क्या? यस नो? यस। इट वाज हेल्ड कि सुनो, दूसरा ऑप्शन भी कर सकते हो आप पहले अपने कोर्ट में जाओ, वहां से आप अपने हाई कोर्ट से डिक्री लो और दूसरे कोर्ट में वो ऑर्डर जाएगा, फिर वहां पे एग्जीक्यूशन होगा, वो तो आप कर ही सकते। दैट इज अ लॉन्गर रूट। इस केस से पता चला कि वो करने की आपको जरूरत ही नहीं है। विदाउट इवन फाइलिंग इट इन योर कोर्ट, एक आर्बिट्रल अवार्ड आया है, आप उसको सीधा प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन पे ले जाके फाइल कर सकते हो। नहीं गुंडो, भूल रहे हो आप, याद करो। ये है स्टेट ऑफ राजस्थान, ये है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। यहां पे आर्बिट्रल अवार्ड आ चुका है, यहां पे आर्बिट्रेशन हुआ, आर्बिट्रल अवार्ड आ चुका है, बट जो असेट है वो असेट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। तो सवाल ये था कि ऑप्शन 1 इज कि ये आर्बिट्रल अवार्ड विल बी फाइल्ड इन हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान फर्स्ट, देन इट विल बी ट्रांसफर्ड थ्रू अ डिक्री टू हाई कोर्ट ऑफ MP एंड देन इसका एग्जीक्यूशन होगा। दिस इज ऑप्शन 1। या फिर क्या इस आर्बिट्रल अवार्ड को सीधा हम एग्जीक्यूशन वाले हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं क्या? उन्होंने कहा कि ये ऑप्शन भी अलाउड है। डायरेक्टली एन आर्बिट्रल अवार्ड कैन बी फाइल्ड in the place of execution. Are we good? चलो, इसके बाद में हमें आगे दिखता है EL36 ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस नारबीरम पावर एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड. If the arbitration agreement clearly states that certain disputes will be non-arbitrable, whether arbitration can be done for such dispute. अगर हमने अग्रीमेंट में क्लियरली लिख दिया है कि ये 2-3 डिस्प्यूट है, ये आर्बिट्रेबल नहीं है, तो क्या उन पर आर्बिट्रेशन हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है, उन पे आर्बिट्रेशन नहीं हो सकता है। यहां पे क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी तो उसने क्लियरली लिख दिया था कि क्लेम अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस जो है उसको लेके इट इज नॉन आर्बिट्रेबल। तो क्या वो क्लॉज वैलिड रहेगा? यस। अमाउंट ऑफ क्लेम को लेके आप आर्बिट्रेशन नहीं कर सकते। फिर आता है EL37 श्याम सुंदर अग्रवाल वर्सेस P नरोत्तम. इसकी समरी ऐसी है कि एक अग्रीमेंट बना था, उसमें उन्होंने दो लोगों का नाम लिख दिया एज मीडिएटर एंड आर्बिट्रेटर. तो झगड़ा यह हुआ कि क्या ये मीडिएटर आर्बिट्रेटर है क्या? ये केस गया सुप्रीम कोर्ट तक. सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे अग्रीमेंट को रीड करके बोला कि अरे नहीं, इफ वी रीड द एग्रीमेंट एज अ होल, दीज टू आर एक्चुअली एस्क्रो एजेंट, दीज टू आर ब्रोकर्स, दे आर नॉट आर्बिट्रेटर. तो एज अ होल रीड करने के बाद उन्होंने इस कंक्लूजन पे आए कि ये आर्बिट्रेटर नहीं है, इनके अग्रीमेंट में कोई भी आर्बिट्रेशन क्लॉज है ही नहीं. EL38 नंदनी डीलक्स वर्सेस कर्नाटका कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड. अरे इससे केस ही पूरा याद आ जाता है. यहां पे वही स्टोरी है कि नंदनी डीलक्स का भी नंदनी लोगो है और जो कर्नाटका एसोसिएशन है उनका भी नंदनी लोगो है. बहुत झगड़ा चल रहा था. ये बोल रहे थे कि इसको हम यूज करेंगे, बोलेंगे इसको हम यूज करेंगे. अब इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स, याद आ रहा है तराजू, बहुत सारे फैक्टर्स को वेन करने के बाद में उन्होंने बोला कि यार देखो ऐसा है कि नंदनी एक ऐसा वर्ड है जो कि जेनेरिक वर्ड है. नंदनी एक ऐसा वर्ड है जो कि जेनेरिक वर्ड है, तो इसको लेके आप पूरा अकेले का क्लेम नहीं मांग सकते. आप यूज कर रहे हो उनको 20 साल से, बट सामने वाली पार्टी भी उसको यूज कर रही है फॉर 12 to 13 बिजनेस. आप लोगों के बिजनेस काफी अलग हैं. आप प्रोसेस्ड फूड बेचते हो. प्रोसेस्ड फूड का मतलब हो कि आप ऐसा पैकेज्ड फूड्स बेचते हो, और उनका रेस्टोरेंट है, तो आपका बिजनेस भी काफी अलग है. और आप दोनों का नंदनी जो है वो भी एग्जैक्टली सेम नहीं है, आपके डिजाइन में भी डिफरेंस है. इन सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोला कि नहीं, नंदनी वर्ड है वो ये लोग भी यूज करेंगे, नंदनी डीलक्स भी यूज करेगा और कर्नाटका एसोसिएशन आप भी यूज करो, लेकिन ये लोग उसको मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए यूज नहीं करेंगे. तो सेम ट्रेडमार्क है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं दिया गया और दोनों को यूज करना अलाउ किया गया. उसका कारण क्या थे? बिकॉज दोनों लोग ही उसको 12-13 साल से यूज कर रहे हैं. जेनेरिक वर्ड है तो हम किसी को रोक नहीं सकते. दोनों का बिजनेस अलग अलग है और डिजाइन जो है वो भी दोनों की थोड़ी सी अलग सी है. अब इसके अंदर मैंने आपको केस पढ़ाते टाइम भी बोला था कि कोई भी एक फैक्टर लेके हम इस केस के कंक्लूजन को नहीं ले सकते कि दो लोगों का जो बिजनेस सब कुछ सेम है, सब एक जैसा है, लेकिन उनकी डिजाइन अलग अलग है, तो क्या दोनों को यूज करना अलाउ करेंगे? इसका आंसर हमारे पास नहीं है. ये डिपेंड करेगा उनके फैक्ट्स के ऊपर. यहां पे इन सब चीजों को साथ में ले आए तो इट कैन बी हेल्ड कि ये लोग भी नंदनी वर्ड को यूज करेंगे. डू यू रिमेंबर? बहुत ही प्यारा केस था ये भी.
चलिए उसके बाद में आगे बढ़ते हैं EL39 दीपायन मोहंती के केस में, वेदर अ कंपनी कैन फोरफीट द विथहेल्ड बोनस इफ एन एम्प्लॉय जॉइन्स द कॉम्पिटिटिव बिजनेस। याद आ रहा है, एक कंपनी ने बहुत बड़ी ऐसी स्कीम बनाई कि आप हमारे लिए साल भर काम किए, आपको इतना बोनस मिलेगा, इतना अभी देंगे, इतना 3 साल बाद देंगे। अगर कॉम्पिटिटर को ज्वाइन नहीं किया, एक व्यक्ति ने कंपनी छोड़ी, कॉम्पिटिटर को ज्वाइन किया और फिर बोनस मांगने आया, ये केस गया दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि आप ऐसा कोई भी क्लॉज रख नहीं सकते, आपको पूरा का पूरा बोनस देना पड़ेगा। कंपनी कैन नॉट फोरफीट द विथहेल्ड बोनस इवन इफ द एम्प्लॉय जॉइन्स द कॉम्पिटिटर बिजनेस। सर उस एम्प्लॉय ने साइन करके अग्री किया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसा कोई क्लॉज रख नहीं सकते। और इस सेट का लास्ट केस आता है मेथड्स श्रीराम EPC लिमिटेड वर्सेस रियो ग्लास सोलर, वेदर फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड आर रिक्वायर्ड टू बी स्टैम्प्ड, यस और नो? नो, फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी स्टैम्प्ड, क्योंकि स्टैम्प्ड एक्ट के अंदर सिर्फ इंडियन अवार्ड को कवर किया गया है, फॉरेन अवार्ड को कवर नहीं किया गया है। और इसी के साथ में हमारे लास्ट 6 केसेस का सेट आता है। सबसे पहला केस बहुत इंटरेस्टिंग केस आता है सोनेल क्लॉक का। इसके अंदर याद है क्या हुआ था? नहीं याद नहीं है आपको, इधर ध्यान दो। फ्लड आ गया था, पूरी कंपनी में तहस नहस हो गई थी, लेकिन कंपनी ने 3 महीने बाद इन्फॉर्म किया कि इंश्योरेंस कंपनी ऐसा ऐसा हो गया है। इंश्योरेंस कंपनी ने सर्वेयर को अपॉइंट कर दिया। सोनेल क्लॉक में सब लोग बहुत नाचे। उसके बाद में सर्वेयर अपॉइंट होने के बाद में सर्वेयर ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भाई साहब, आपका तो क्लेम हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो सोनेल क्लॉक थी, उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि वंस यू हैव अपॉइंटेड द सर्वेयर यू वेव ऑफ द डिले। कि आपने सर्वेयर को अपॉइंट किया मतलब आपने डिले को वेव ऑफ कर दिया है। इन दिस केस इट वाज हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट के ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्वेयर को अपॉइंट करना डज नॉट मीन दैट दे हैव वेव ऑफ द डिले। इंश्योरेंस कंपनी उसके बाद में भी डिले के ग्राउंड पे आपके क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है, बिकॉज सर्वेयर आएगा, वो देखेगा, फिर तो वो डिसाइड करेगा कि भैया इतना टाइम हो गया कि अब तो आपका जो लॉस है उसको जज करना पॉसिबल नहीं है। तो सर्वेयर अपॉइंट करना का मतलब वेवर नहीं होता। उसके बाद में आता है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का केस। इसमें झगड़ा हुआ था सीट ऑफ आर्बिट्रेशन और वेन्यू और आर्बिट्रेशन के लिए। याद आ रहा है? चलिए, वेदर आर्बिट्रल अवार्ड विच हैज सीट ऑफ आर्बिट्रेशन आउटसाइड इंडिया एंड वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन इन इंडिया। सीट ऑफ आर्बिट्रेशन, वेन्यू में रेलेवेंट चीज क्या होती है? सीट इज रेलेवेंट, वेन्यू इज इररेलेवेंट। वेन्यू जबरदस्ती उनको मस्ती तो उन्होंने लिखा, वेन्यू जैसा कोई कंसेप्ट होता नहीं है। सीट ऑफ आर्बिट्रेशन का कंसेप्ट होता है कि जहां पे भी आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में लिखा है दैट सीट ऑफ आर्बिट्रेशन विल बी लंदन, इट मींस दैट आपका आर्बिट्रेशन भले कहीं भी हो, लॉज ऑफ लंदन विल बी फॉलोड। लीगल इशू इज वेदर एन आर्बिट्रल अवार्ड विच हैज सीट ऑफ आर्बिट्रेशन आउटसाइड इंडिया एंड वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन इन इंडिया will be considered as foreign award or not। क्या है foreign award consider किया जाएगा? Yes, कोई डाउट ही नहीं है। अरे वेन्यू इज कंप्लीटली irrelevant, सीट इंडिया के बाहर है क्या? हाँ, मतलब ये आर्बिट्रेशन फॉरेन आर्बिट्रेशन है। If seat of arbitration is London, the award is a foreign award. Appeal against a foreign award cannot be filed in India। ये तो हमें पहले से पता है कि foreign award की अपील इंडिया में नहीं आ सकती। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली वर्सेस यसिकन एंटरप्राइज। इसके अंदर क्या हुआ? Whether an arbitration agreement entered with a sole proprietor automatically devolves on the private company on conversion। हाँ, याद आ रहा है? एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन बना के देंगे कि लीगल इशू यही बनाएंगे कि कोई भी नाम का एक सोल प्रोप्राइटरशिप था, उसके बाद में वो कन्वर्ट हो गया प्राइवेट कंपनी के अंदर, पर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट अभी भी सोल प्रोप्राइटरशिप के नाम पे ही है, फिर वो प्राइवेट कंपनी ने उसको इन्वोक कर दिया, तो वो कर सकती है क्या? द आंसर इज नो। एक प्राइवेट कंपनी आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट को इन्वोक नहीं कर सकती अगर वो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट सोल प्रोप्राइटर और किसी और पार्टी के बीच में था। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट ऑटोमेटिकली डिवॉल्व नहीं होता है, आपको फ्रेश अग्रीमेंट एंटर करना पड़ता है। नो, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इज नॉट असाइनेबल। अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट रेफर द आर्बिट्रेशन बेस्ड ऑन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट एंटर्ड बाय द सोल प्रोप्राइटरशिप। तो अगर आपको ध्यान है, कल को आप किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, आप एज अ क्लाइंट, आप एज अ CS उनका काम कर रहे हैं, उसका कोई कन्वर्जन होता है किसी और टाइप ऑफ कंपनी में, तो उनको फ्रेश अग्रीमेंट एंटर करने पड़ेंगे। चलो जबरदस्त। इसके बाद में आता है 43 ट्रस्टी जेकोबाइट सीडन कैथेड्रल ऑफ। याद आ रहा है? एक व्यक्ति ने एक कैथेड्रल के अंदर फैमिली टोम बनाने के लिए कुछ पैसे दिए थे। क्या वो व्यक्ति कंज्यूमर हो जाएगा क्या? The answer is no. Despite of the fact that he has paid some money to the cathedral, the person does not become a consumer under Consumer Protection Act. वो कंज्यूमर फोरम में नहीं जा सकता। वो नॉर्मल सिविल कोर्ट में जा सकता है, बट कंज्यूमर फोरम में नहीं जा सकता। स्टोरी ये थी कि उसने फैमिली टोम के पैसे दिए थे और फिर कैथेड्रल वालों ने उसको तोड़ दिया, तो वो कंज्यूमर फोरम में जाता है। कंज्यूमर फोरम वाले मना करते हैं कि आप यहां नहीं आ सकते, आपको सिविल कोर्ट में केस फाइल करना है तो करो, बिकॉज यू आर नॉट एन कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और यहां पे डेफिशिएंसी इन सर्विसेज नहीं है। फिर आता है हमारा केस दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस वर्सेस दिल्ली मेट्रो रेल का। ये नाम सिमिलर पहले भी आप देख चुके हैं। ये वाला केस यहां पर बात करता है विद रिस्पेक्ट टू द कांसेप्ट ऑफ
पेटेंट इलीगैलिटी, बहुत डिटेल में डिस्कशन किया हमने इसको लास्ट लेक्चर के अंदर। व्हाट इज पेटेंट इलीगैलिटी? अगर मान लीजिए आपके आर्बिट्रल अवार्ड में कुछ डिफेक्ट्स हैं जिसके कारण उस आर्बिट्रल अवार्ड को हम सेट असाइड कर देंगे, इसे कहते हैं पेटेंट इलीगैलिटी। इसमें हम कीवर्ड लेके चलते हैं अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। तो अगर आपके आर्बिट्रल अवार्ड में कोई भी ऐसा कॉन्ट्रवेंशन हुआ है विच इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, तो आपका आर्बिट्रल अवार्ड विल बी सेट असाइड। तो इस केस में यही था कि अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रवेंशन हुआ है विच इज कॉन्ट्रवेंशन बट विच इज नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, तो क्या वो पेटेंट इलीगैलिटी में कवर होगा? इन दिस केस इट वाज हेल्ड कि वो पेटेंट इलीगैलिटी में कवर नहीं होगा। तो एक बहुत रेलेवेंट फैक्टर ये है कि अगर एक आर्बिट्रल अवार्ड में कोई भी कॉन्ट्रवेंशन है तो वो कॉन्ट्रवेंशन पब्लिक पॉलिसी का है या नहीं है। अगर वो कॉन्ट्रवेंशन इज ऑल्सो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी तो ही वो पेटेंट इलीगैलिटी में कवर होगा, तो ही आपका आर्बिट्रेशन अवार्ड विल बी सेट असाइड। अगर कोई ऐसा कोई कॉन्ट्रवेंशन है विच इज नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, देन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट विल नॉट बी सेट असाइड, पेटेंट इलीगैलिटी में कवर नहीं होगा। और इसी के साथ लास्ट केस पे आते हैं सुब्रोनो बोस पे। Whether managing director can be punished if company has imported goods but failed to get them released? The answer is yes. अगर एक कंपनी ने गुड्स को इंपोर्ट कराया है फिर उसको रिलीज ही नहीं किया तो कंपनी तो छोड़ो, इवन मैनेजिंग डायरेक्टर कैन बी पनिश्ड। तो उसका लॉजिक भी बताया था मैंने। अदरवाइज मुझे कुछ भी इंपोर्ट करना है, मैं एक प्राइवेट कंपनी बनाऊंगा और प्राइवेट कंपनी के नाम पे इंपोर्ट कर लूंगा, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे नहीं लेना और सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी तो बंद हो रही है। नहीं, इवन मैनेजिंग डायरेक्टर कैन बी पनिश्ड इफ कंपनी हैज इंपोर्टेड सर्टेन गुड्स एंड देयरआफ्टर कस्टम ड्यूटी पे ही नहीं कर रहे हैं तो। And these are all cases of economic law. Economic law बहुत ही मस्ती सा चैप्टर आता है। इकोनॉमिक लॉ जनरली आपको परेशान करता नहीं है। पूरे रिवीजन के दौरान यही हैबिट रखनी है कि जब भी आप क्विक रिवीजन भी देखते हैं घर पे, यही चीज के सीधा बिना पढ़े, बिना रिवाइज किए अगर आप क्विक रिवीजन भी देखते हैं तो आपको 46 में से 26 केसेस तो याद ही रहेंगे। फिर बच्चे भी आते हैं, ये याद नहीं थे क्या, उसको देख लिया भले, तो लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। चलो खेल कूद ऐश करो, दैट विल बी ऑल फॉर द सेशन। कल का सेशन बहुत अहम है। कल पहली बार हम लोग क्लास में बैठ के पूरी अभ्यास शीट सॉल्व करने वाले हैं। तो कल के सेशन के लिए बढ़िया नहा धो के तैयार होकर आना है। कंपनी लॉ, सिक्योरिटीज लॉ, इकोनॉमिक लॉ, सारे केसेस पढ़ के आना है। कल क्लास में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। चलो खेल कूद ऐश करो, दैट विल बी ऑल, बाय बाय। यस यार।